नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 25वां भाग। आज की कथा चित्र का नाम है विलायत। लगभग 6 महीने अहमदाबाद और बंबई में बिताकर हम लोग विलायत रवाना हो गए। बचपन से ही बाहर की दुनिया से मेरा रिश्ता नहीं के बराबर था। इस पर अचानक 17 साल की उम्र में विलायत के जनसागर में जा पड़ने से गोते खाने की ही ज्यादा गुंजाइश थी। लेकिन मजली भाभी तब अपने बाल बच्चों के साथ ब्राइटन में रहती थीं और उनके आसरे में जा टिकने से विदेश का पहला धक्का मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। भाभी जी के आदर जतन और लड़कों की अजीब अजीब शरारतों के बीच दिन बड़े मजे से कटने लगे। लेकिन समुद्र के इस पार के घर से निकलकर समुद्र के उस पार के घर में बैठने के लिए तो मैं विलायत गया नहीं था। मकसद था वहाँ पढ़ूंगा, लिखूंगा, बैरिस्टर होकर देश लौटूंगा। इसीलिए ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल में मैं भर्ती हो गया। इस स्कूल की एक बात देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, और वो ये कि वहाँ के विद्यार्थियों ने मेरे साथ जरा भी टेढ़ा बर्ताव नहीं किया। इस स्कूल में मैं ज्यादा दिन तक पढ़ नहीं सका। इसमें स्कूल का कसूर नहीं। उन दिनों सर तारकनाथ पालित इंग्लैंड में थे। वो समझ गए कि इस तरह मेरा कुछ होना जाना नहीं है। उन्होंने भाई साहब को समझाकर मुझे लंदन बुला लिया और शुरू में मुझे एक मकान में अकेला छोड़ दिया। वो मकान था रीजेंट पार्क के सामने। तब जोर की सर्दी पड़ रही थी। सामने के बाग में जो पेड़ थे उनमें एक भी पत्ता नहीं था। बर्फ से ढकी दुबली पतली टेढ़ी मेढ़ी डालियां लिए वे आसमान की ओर देखते खड़े थे। देखकर मेरी हड्डियां तक ठंड से सिहर उठती। नए नए आए परदेसी के लिए ठंड के मौसम में लंदन से बढ़कर बेरहम शायद ही कोई और जगह हो। उस मकान में रहते समय कुछ दिनों तक एक सज्जन मुझे लैटिन पढ़ाने आया करते थे। इसके बाद पालित महाशय मुझे वहां से बरकर नामक एक शिक्षक के घर ले गए। कुछ ही दिनों में डेवनशायर के टॉर्की नगर से भाभी जी का बुलावा आया, तो मैं बड़ी खुशी खुशी भागा उनके पास। वहां पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, फूलों से भरे बाग बगीचे और मैदानों में पाइन के पेड़ों की छाया के बीच अपने 2 नटखट साथियों के साथ कैसे सुख के दिन बिताए थे कह नहीं सकता। दोनों आंखें जबकि मुग्ध हों, मन जब खुशी से भरा भरा हो, और फुर्सत भरे दिन जबकि सहज सुख का बोझ लिए खामोश नीले आसमान का सागर पार कर रहे हों, तब भी मन में क्यों नहीं कविता लिखने की इच्छा जागती। ये सोचकर किसी किसी दिन मन को बड़ी ठेस पहुंचती। इसी से एक दिन कागज कलम लेकर नीले सागर के पहाड़ी किनारे पर जा पहुंचा। जगह बहुत ही सुंदर चुनी थी। एक उठा हुआ पत्थर मन की बेचैन हालत की तरह समुद्र की ओर आसमान में झुका हुआ था। सामने फेनों से भरे पानी के नीले झूले पर झूलता हुआ दिन का आसमान चेहरे पर लहरों की गुनगुनाहट की हंसी लिए सो रहा था, और पीछे कतारों में खड़े हुए पाइन के पेड़ों की खुशबू भरी छाया वन लक्ष्मी के आलस से ढलके आंचल की तरह फैली पड़ी थी। उस पत्थर पर बैठकर मैंने एक कविता लिखी थी, भग्न तरी। जिम्मेदारी का पियादा कभी बेफिक्र नहीं बैठा रहता। फिर ताकीद की गई और फिर लौट जाना पड़ा लंदन। अब की बार डॉक्टर स्कॉट नामक एक सज्जन गृहस्थ के घर मुझे आसरा मिला। एक दिन शाम को बोरिया बिस्तर लिए मैं उनके घर जा पहुंचा। तब घर में सफेद बालों वाला डॉक्टर, उनकी पत्नी और बड़ी बेटी थी। दोनों छोटी लड़कियां भारतीय मेहमान के आने के डर से अपने किसी रिश्तेदार के घर भाग गई थीं। थोड़े ही दिनों में मैं इनके घर का सा हो गया। श्रीमती स्कॉट मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगीं और उनकी लड़कियां
ऐसे सच्चे मन से बातें करती कि कोई अपना क्या करेगा। यहाँ कई महीने बीत गए। मजले भाई साहब का देश लौटने का वक्त आ गया। पिताजी ने लिखा कि मुझे भी उनके साथ देश लौटना है। विदा करते वक्त श्रीमती स्कॉट मेरे दोनों हाथ पकड़कर रो दी। लंदन में वो घर अब नहीं रहा और उस परिवार के कुछ तो ये दुनिया भी छोड़ चुके होंगे और कुछ कहां से कहां चले गए होंगे, लेकिन वो घर मेरे मन में हमेशा हमेशा के लिए आज भी मौजूद है। उन दिनों की एक अजीब घटना आज भी मेरी स्मृति में ताजा है। भारत के एक ऊंचे अंग्रेज अधिकारी की विधवा स्त्री के साथ मेरी जान पहचान हुई थी। वो प्यार से मुझे रूबी कहा करती थी। उनके पति के गुजरने के दुख में उनके किसी हिंदुस्तानी मित्र ने अंग्रेजी में एक शोक गीत लिख भेजा। मेरी बदकिस्मती, उसमें ऐसा जिक्र था कि उसे विहाग राग में गाना होगा। एक दिन उन महिला ने मुझे धर पकड़ा, बोली, ये गीत तुम विहाग राग में गाकर मुझे सुनाओ। मैंने निहायत भले आदमी की तरह उनकी बात रख ली। उस अजीब कविता के साथ विहाग राग का सुर मिलाकर गाना कैसा हंसी का माहौल बना गया था। मेरे सिवा उसे समझने वाला और कोई वहां नहीं था। मैंने सोचा चलो आफत टली, लेकिन कहां, उन्होंने तो आखिर तक पिंड नहीं छोड़ा। उनके साथ अक्सर किसी न किसी जमावड़े में भेंट हो जाती। खाने पीने के बाद जब बैठक में बुलाए गए सभी स्त्री और पुरुष इकट्ठा होते तो वो मुझसे विहाग राग गाने के लिए फरमाइश करती। एक दिन उनका आग्रह भरा तार मिला। जब तार मिला तब मैं कॉलेज जा रहा था। इधर देश लौटने का वक्त भी आ गया था। सोचा अब तो मैं चला ही जाऊंगा, उसके पहले इन महिला का अनुरोध मान लेना अच्छा है। सो कॉलेज से घर न लौटकर मैं सीधा स्टेशन चल दिया। उस दिन मौसम थोड़ा गड़बड़ था। काफी ठंड थी, बर्फ पड़ रही थी, कोहरे से आसमान ढका हुआ था। जहां जाना था वही उस लाइन का आखिरी स्टेशन था, इसीलिए गाड़ी में आराम से बैठ गया। कब गाड़ी से उतरना है इस बात का पता लगाना जरूरी नहीं समझा। देखा कि स्टेशन दाहिनी तरफ पड़ रहे हैं, इसीलिए दाहिनी तरफ की खिड़की के पास बैठकर मैं गाड़ी की हल्की रोशनी में किताब पढ़ने लगा। बदली का दिन जल्दी छिप जाने से अंधेरा हो गया था। बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लंदन से थोड़े से मुसाफिर चढ़े थे और वे अपने अपने ठिकाने पर एक एक करके उतर गए। मेरे स्टेशन के पहले पड़ने वाले स्टेशन से गाड़ी छूट गई और आगे चलकर एक जगह कुछ देर के लिए खड़ी हुई। खिड़की से मुंह निकाल कर देखा तो अंधेरा ही अंधेरा। रेलगाड़ी क्यों बेवक्त और स्टेशन आने के पहले ही रुककर खड़ी है? रेल के मुसाफिर के लिए इसके जानने का कोई जरिया नहीं। अतः फिर मैंने पढ़ने में मन लगा लिया। कुछ देर बाद गाड़ी पीछे की तरफ चलने लगी। देखा कि जिस स्टेशन को कुछ देर पहले पार कर गया था उसी स्टेशन पर गाड़ी फिर से आ खड़ी हुई है। फिर मेरे लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। स्टेशन के एक आदमी से मैंने पूछा, अमुक स्टेशन कब आएगा? उसने कहा, वहीं से तो गाड़ी चली आ रही है। बेचैन होकर मैंने फिर पूछा, अब कहाँ जाएगी? उसने जवाब दिया, लंदन। समझ गया कि ये गाड़ी पार उतारने वाली नाव है। घबरा कर जल्दी से वहीं उतर पड़ा। मैंने पूछा, उत्तर को जाने वाली गाड़ी अब कब मिलेगी? जवाब मिला, रात को तो अब नहीं मिलने वाली। मैंने पूछा, आसपास कहीं ठहरने की जगह है? उसने कहा, 5 मील के इर्द गिर्द तो नहीं है। सवेरे 10 बजे घर से खाना खाकर निकला था। इस बीच पानी तक नहीं पिया, लेकिन कुछ ना मिल पाने की सिवा जब और कोई चारा ही नहीं तो संतोष ही सबसे सीधा रास्ता है। मोटे ओवरकोट के गले तक बटन कसकर स्टेशन के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर किताब पढ़ने लगा। कुछ देर बाद कुली ने आकर कहा, आज एक स्पेशल चली है जो आधा घंटे के अंदर आ जाएगी। 7 बजे जहां पहुंचने की बात थी वहां पहुंचने में 9:30 बज गए।
देखते ही घर की मालकिन बोल उठी, ये क्या रूबी, बात क्या है? अपने अजीबोगरीब सफर का ब्यौरा मैं गर्व के साथ सुना सका हूँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहां बुलाए गए लोगों का डिनर तब खत्म हो चुका था। मन में ख्याल था कि जब मैंने जानबूझकर ये कसूर नहीं किया है तो सजा भी सख्त नहीं मिलेगी, खासकर जहां एक औरत ही करता धरता हो। लेकिन हिंदुस्तान के उच्च अधिकारी की विधवा स्त्री ने मुझसे कहा, आओ रूबी, एक प्याला चाय पी लो। मैं तब चाय नहीं पीता था, लेकिन ये समझकर कि भूख मिटाने के लिए चाय का प्याला कुछ मदद कर सकता है, गोल गोल 2 बिस्किटों के साथ किसी कदर मैं उस कड़वी चाय को गले में उतार सका। बैठक में जाकर मैंने देखा कि बहुत सारी बुजुर्ग औरतों का जमघट लगा हुआ है। घर की मालकिन ने कहा, तो अब नाच शुरू किया जाए। मुझे नाच की कोई जरूरत नहीं थी और देह तथा मन की हालत भी तब नाच के काबिल नहीं थी। लेकिन जो बहुत ज्यादा भले मानस होते हैं, दुनिया में वे मुश्किल को भी आसान बना डालते हैं। यही दुख का अंत हुआ हो, ऐसी बात नहीं। मेजबान औरत ने मुझसे पूछा, रूबी, आज तुम रात कहाँ बिताओगे? इस तरह के सवाल के लिए मैं कतई तैयार नहीं था। मैं हक्का बक्का सा हो गया। जब उनके मुंह की ओर ताकने लगा तो उन्होंने कहा, रात के 12 बजे के बाद यहाँ की सराय बंद हो जाती है, इसीलिए अब और देर न करके तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। शराफत का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया हो, ऐसी बात नहीं। सराय मुझे खुद ढूंढनी नहीं पड़ी। लालटेन लेकर एक नौकर मुझे सराय तक पहुँचा गया। मैंने सोचा कि शायद सराय में खाने का कुछ इंतजाम होगा। मैंने सराय वालों से पूछा, मांस मछली का हो या बगैर मांस मछली का, ताजा हो या बासी, खाने को कुछ मिलेगा क्या? उन लोगों ने कहा, शराब चाहे जितनी मिल सकती है, खाना नहीं। तब सोचने लगा, निद्रा देवी का दिल नर्म है, वो खाना भले ही ना दें, भूख जरूर भुला देंगी। लेकिन दुनिया भर को पनाह देने वाली अपनी गोद में उन्होंने भी उस रात मुझे जगह नहीं दी। सवेरे के वक्त मेरी मेजबान ने मुझे नाश्ते के लिए बुला भेजा। अंग्रेजी दस्तूर के मुताबिक जिसे ठंडा खाना कहा जाता है, उसी का इंतजाम था। हुआ ये कि पिछली रात का बचा खुचा आज ठंडी हालत में खाया गया, लेकिन इसी में से यदि थोड़ा बहुत गरम या ठंडा कल मिल जाता तो किसी का कोई नुकसान नहीं होना था। नाश्ता हो चुकने के बाद मेजबान ने कहा, जिन्हें गीत सुनाने के लिए तुम्हें बुलाया था वो बीमार हैं, उनके कमरे के बाहर खड़े होकर तुम्हें गाना गाना होगा। मुझे सीढ़ी पर खड़ा कर दिया गया और बंद दरवाजे की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा, इसी कमरे में वो हैं। मैंने आंखों से ओझल उस अजीबो गरीब चीज की ओर मुंह करके खड़े खड़े विहाग राग में शोक का गाना गाया। उसके बाद उस मरीज का क्या हुआ, इसकी सूचना अब तक न तो किसी के मुंह से सुनी और न ही अखबारों में पढ़ने में आई। लंदन लौटकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपनी अथाह भलमनसी की सजा भुगतता रहा। डॉक्टर की लड़कियों ने कहा, दुहाई है तुम्हें, इस बुलावे की घपलेबाजी को तुम हमारे देश की मेहमान नवाजी का नमूना न समझ बैठना। ये तुम्हारे हिंदुस्तान के ही नमक की करामात है। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 25वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।